हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा एनवायरमेंटल साइंस सेकंड। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं उसकी एक यूनिट नंबर 5, जिसका नाम हैगा आपका ग्लोबल इश्यूज एंड पॉलिसीज वाली यूनिट है जो आपकी। उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स की पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हैगा कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इस पर आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू सोशल प्रोग्रेस दैट सीक्स टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंपेयरिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में डेवलपमेंट इस तरीके से करना कि जो आज की जनरेशन है उसकी नीड तो पूरी हो ही जाए, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें ताकि वो भी अपनी नीड्स पूरी कर सके। उस चीज को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस concept integrate economic, social and environmental consideration to ensure that development is not only feasible the short term but also sustainable in long term। ये बताता है कि इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बताता है कि डेवलपमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आता है आपका कि एसिडिक रेन क्या होती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो व्हेन फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड नेचुरल गैस आर बर्न्ड, केमिकल्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। जब हम किसी केमिकल फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो या तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है या नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करता है। दिस केमिकल रिएक्ट विद वाटर एंड अदर केमिकल इन एयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड एंड अदर हार्मफुल पॉल्यूटेंट। ये जो एसिड रिलीज हुए ये एयर में जाकर मतलब हवा एटमॉस्फेयर में जाकर एयर में मिल जाते हैं और उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड या निट्रिक एसिड क्रिएट कर लेते हैं एयर में। These acid pollutant spread upward in the atmosphere and carried by the air currently and eventually falling to ground in the form of acid rain, fog और snow। और यही जो एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट मिल जाते हैं जब रेन होती है तो उसके जरिए रेन ड्रॉप्स के साथ नीचे जमीन पर आ जाते हैं, तो इसी चीज को हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है आपका एसिड रेन का। फिर आता है कॉजेज क्या क्या होते हैं एसिड रेन के। तो नंबर 1 आता है इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल स्पेशली कोल एंड ऑयल इन पावर प्लांट एंड इंडस्ट्री फैसिलिटेट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर जो कोयल और ऑयल यूज होता है, कोल और ऑयल जो यूज होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट करता है जो कि हवा में जाकर मिल जाती है। दीज गैसेज रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड। और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी के केमिकल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड क्रिएट कर देती है हवा में। तो ये इसका एक एसिड रेन का कॉज हैगा। नेक्स्ट हैगा ऑटो इमिशन। तो व्हीकल स्पेशली दो रनिंग ऑन गैसोलीन और डीजल इमिट नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऐसे व्हीकल जो गैसोलीन या डीजल से चलते हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करते हैं। दिस पॉल्यूटेंट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेस टू कंट्रीब्यूट टू फॉर्मुलेट निट्रिक एसिड। ये सारी चीजें एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिलीज रिएक्ट करती हैं और निट्रिक एसिड फॉर्म कर देती हैं, जिससे एसिड रेन होती है। फिर है इंडस्ट्रियल कॉपीज। तो सम इंडस्ट्री एक्टिविटीज रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डायरेक्टली इनटू एयर। कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड डायरेक्टली एयर में ही रिलीज कर देती हैं। इंडस्ट्रीज सच एज मेटल स्मेल्टिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल प्रोडक्शन कैन बी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एसिड रेन। जो स्मेल्टिंग, मेटल स्मेल्टिंग की इंडस्ट्री होती है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग होती है और केमिकल प्रोडक्शन की इंडस्ट्री होती है, वो मेनली ऐसा करती हैं। फिर आएगा इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है एसिड रेन का। तो सॉइल एसिडिफिकेशन होता है सबसे पहले। एसिड रेन कैन रिमूव इसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल कॉजिंग द सॉइल टू बिकम एसिडिक। एसिड रेन क्या करती है, सॉइल से इसेंशियल न्यूट्रिएंट को निकाल देती है, जिससे सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। इट नेगेटिवली अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। डिसरप्ट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड काम एंड कैन हार्म सॉइल ड्यूलिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करती है, प्लांट की ग्रोथ को इम्पेक्ट करती है, न्यूट्रिएंट खत्म कर देती है और सॉइल को हार्म पहुंचाती है। नेक्स्ट है द बॉडी कंडीशन।
तो एसिड रेन रन ऑफ कैन पॉल्यूट रिवर लेक्स एंड स्ट्रीम लीडिंग टू एसिडिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब जब एसिड रेन का जो पानी होता है वो जाकर वो रिवर्स वगैरह में मिलता है तो उससे क्या होता है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वो भी एसिडिक हो जाता है। इट हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, और एक्वेटिक लाइफ में जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। फिर है इमेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्रेडेशन। तो एसिड प्रेजेंट इन एयर एक्सक्लेरेट द कोरोजन ऑफ बिल्डिंग स्टैट्यूज एंड अदर स्ट्रक्चर मेड बाय लाइमस्टोन कंक्रीट एंड लाइमस्टोन एंड कंक्रीट। क्या बोला गया है, जो एसिड रेन में एसिड प्रेजेंट होता है वो बिल्डिंग्स के ऊपर कोरोजन लगा देता है, जंग लगनी शुरू हो जाती है, सीलन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है जो लाइमस्टोन और कंक्रीट होता है उसके साथ। दिस कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ड्यू टू कॉस्ट। इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है कॉस्ट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो वाइल द डायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट एसिड रेन ऑन ह्यूमन आर नॉट क्लियर एज इट इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, पॉल्यूटेंट रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन कंट्रीब्यूट टू स्किन प्रॉब्लम एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। जो एसिड रेन में ये एसिड होते हैं इनकी वजह से कई सारी स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है और हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है। फिर है फॉर्म लॉस ऑफ। तो एसिड रेन कैन कंट्रीब्यूट टू सॉइल डिस्ट्रक्शन especially in area where thin nutrient poor soil. This weakness tree make them more susceptible to disease, insect and harsh weather condition। जो एक इकोसिस्टम होता है उसे पूरी तरीके से बिगाड़ देती है ये एसिड रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। जो हमने एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट पढ़ा था उसके आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव बताना है। तो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 ऑफ एयर एक्ट, the central government used Article 253 to enact this law and implemented it prevent control the harmful effect of air pollution in India। किस लिए लगाया गया था ये इसलिए लगाया गया था ताकि जो इम्पैक्ट है एयर पोल्यूशन का उसे कम करा जा सके, एयर पोल्यूशन पर कंट्रोल लगाया जा सके। एम एंड ऑब्जेक्टिव में क्या है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है टू मेक प्रोविजन फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल करना। टू प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड टू इम्प्लीमेंट द एक्ट। जो इस एक्ट को लगाया गया था उसके साथ दो बोर्ड बनाए गए थे, एक सेंट्रल बोर्ड एक स्टेट बोर्ड जो कि इनको मैनेज करेगा। फिर है द एयर पोल्यूशन इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, और पूरे इंडिया में इसे एप्लीकेबल करा गया था। इसके मेन फीचर क्या थे, तो द एयर एक्ट कंटेन 54 सेक्शन विच एम टू डिफाइन टर्म्स एंड रिलेटेड एस्पेक्ट रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। इसके अंदर 54 सेक्शन है जो कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या क्या थे, जो सेंट्रल बोर्ड था और स्टेट बोर्ड था वो आपको ये दिए गए हैं, आप इन्हें सिंपली रीड कर लीजिएगा। वैसे इस पर क्वेश्चन नहीं आता है कि बोर्ड के क्या फंक्शन थे, ठीक है। फिर है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट एक्ट। जो आपने एनवायरमेंट एक्ट पढ़ा था 1988 का, उसके क्या एम ऑब्जेक्टिव थे, तो द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1985 एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसे इंप्रूव करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इट एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज अथॉरिटी टू प्रिवेंट ऑल फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बचाने के लिए वो कुछ अथॉरिटीज बनाए, कुछ इस्टेब्लिशमेंट स्टेबलाइज करें टू डील विद स्पेसिफिक एनवायरमेंट प्रॉब्लम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। दिस एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन द नेम ऑफ प्रोटेक्ट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। और सबसे बड़ा लॉ और एक्ट है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एडॉप्ट द डिसीजन टेकन बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ने जो डिसीजन लिया था उसको मीट आउट करना था। क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट द इंडस्ट्री। गवर्नमेंट अथॉरिटी क्रिएट करना जिससे रेगुलेट करा जा सके इंडस्ट्री को। फिर अगर टू कोऑर्डिनेट द एक्ट एक्टिविटीज ऑफ वेरियस एजेंसी वर्किंग अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर जो भी एजेंसी वर्क कर रही है उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। फिर मेकिंग रेगुलर लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाना। इम्पोजिंग पेनल्टी एंड फाइन ऑन दोज हु इंडेंजर द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए उनके ऊपर पेनल्टी लगाना। टू इंगेज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना। टू गेट प्रोटेक्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट स्टेबलाइज करना, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट है डिस्कस द मेन फीचर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो टर्म वाइल्ड लाइफ इज डिफाइंड अंडर सेक्शन
237 of Wildlife Conservation Act, any animal, aquatic or terrestrial, which form part of any inhabited place. एनिमल, वाइल्ड एनिमल के अंदर कौन कौन आएगा? कोई भी एनिमल जो एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो जो कि इनहेबिटेड प्लेस का पार्ट बने, उसे हम वाइल्ड एनिमल कहेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड एंड प्लांट एंड मैटर कनेक्टेड विद देयर. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना वाइल्ड एनिमल को, बर्ड्स को और प्लांट्स वगैरह को जो भी उस एरिया में हो. द कंट्रोल्ड कंजर्वेशन एक्ट हैज 66 सेक्शन एंड 6 शेड्यूल. इसके अंदर 66 सेक्शन है, 6 शेड्यूल है. ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल कंजर्वेशन एक्ट इज टू प्रोटेक्ट एनिमल एंड प्लांट को प्रोटेक्ट करना. बैन ऑन हंटिंग ऑफ स्पेसिफाइड वाइल्ड एनिमल, बर्ड एंड प्लांट, हंटिंग पर बैन कराना. और कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन वर्जिन काउ एंड वर्जिन काउ प्रोडक्ट, काउ और काउ प्रोडक्ट के ट्रेड को कंट्रोल करना. ये इसके ऑब्जेक्टिव थे. फीचर्स क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्ट एंड इन्फॉर्मेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने के लिए ये एक मैकेनिज्म था. अच्छा, नेक्स्ट है बैन द यूज ऑफ ड्रग. ड्रग के यूज को बैन करा गया. डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर करे गए. पोजेशन, एक्सेस और यूज ऑफ वाइल्ड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल ऑब्जेक्ट एंड आर्टिफिशियल फॉर देयर डेरिवेटिव. जो वाइल्ड एनिमल, प्लांट और ऑब्जेक्ट्स थे उनके लिए पोजेशन ले ली गई, मतलब उनको एक सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया. नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट इन फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट. जो भी इसका उल्लंघन करता है उसे इम्प्रिजनमेंट का फैसला लिया गया वायलेशन करने पर. शेड्यूल 1 एंड 2 प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन, हैव हाईएस्ट पनिशमेंट. शेड्यूल 1 और 2 में ऐसी स्पीसीज हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा पनिशमेंट रखी गई थी. तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस यूनिट के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो कंप्लीट होती है. ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं. मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.